क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम जीत जाओगे? आयरन फिस्ट, जो शायद ग्रुप में अकेला समझदार इंसान था, ने सीधी बात की। दुश्मन उसकी ताकत जानता है तो वो कम से कम लेवल 4 का फाइटर भेजेगा। किम ने भी माना कि ये आसान नहीं होगा। ऑफिशियल ड्यूल में वो अपना म्यूटेशन ट्रेट इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो इसे प्रेसिडेंट से लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। लेकिन मुझे अंदाजा है कि उसकी जगह लड़ने कौन आएगा। जब आयरन फिस्ट ने पूछा कि उसका अगला ओपोनेंट कौन है, तो किम ने जवाब देने के बजाय वूजिन से मदद मांगी। ट्रेनिंग के लिए एक स्पारिंग पार्टनर। काफी चालाक चाल है ना? बिल्कुल, मैं अपनी पूरी ताकत से मदद करूंगा। वूजिन का उत्साह देखकर हमारे हीरो के चेहरे पर एक नर्वस मुस्कान आ गई। उसे शायद पिछला मुकाबला याद आ गया था। पिछली बार तो मैं मरते मरते बचा था। 3 दिन की हल्की ट्रेनिंग के बाद डुअल का दिन आ गया। एरिना में उसके वफादार सपोर्टर्स उसका हौसला बढ़ा रहे थे, उन पर पूरा भरोसा जता रहे थे। कितनी प्यारी बात है। किम थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसने सबको धन्यवाद दिया और कहा कि वो अब पूरी तरह तैयार है। देखते हैं ये तैयारी कितनी देर टिकती है। और वहाँ किम का ओपोनेंट खड़ा था। ओह दुसेक, ओल्ड फादर्स ऑर्डर का पैलेडिन कैप्टन, और बेशक एक लेवल 4 सुपर ह्यूमन। क्या किस्मत है। दुसेक के एक गार्ड ने कुछ कहने की हिम्मत की, लेकिन कैप्टन ने उसे तुरंत चुप करा दिया। लगता है उसे अपनी टीम पर ज्यादा भरोसा नहीं है। जब तक मैं कैप्टन हूँ, हमारे ऑर्डर का कोई भी पैलेडिन ऑफिशियल ड्यूल नहीं हारेगा। ली जेओल मेरे सामने तो बड़ा टफ बनता है, पर अपने कैप्टन के सामने भीगी बिल्ली बन गया। इतना डरपोक है। इसके बाद दुसेक हमारे हीरो की तरफ मुड़ा, एक औपचारिक मुस्कान के साथ इस अनप्लीजेंट मैटर के लिए माफी मांगी। कितना विनम्र है। हमारे हीरो का दिमाग चकरा गया। उसे कितनी विनम्रता से बात कर रहा था, जैसे मक्खन लगा रहा हो। उसने सफाई दी कि सारी गलती एक ही बंदे की थी, सेंटिस की नहीं। कितना सुविधाजनक है। किम को शक हुआ और उसने ऑर्डर की ऑफिशियल पोजीशन के बारे में पूछा। दुसेक ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा राज बताने वाला हो। कि तुम हमारी रोशनी और हमारे सेवियर बनोगे। रोशनी? सेवियर? ये शब्द किम के कानों में गूंजने लगे। उसे याद आया कि जो चुल ने भी यही बकवास की थी। आखिर चल क्या रहा है? दुसेक के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। उसने अपनी शर्त सामने रखी और मुझे कहना पड़ेगा, शर्त तो काफी दिलचस्प थी। अगर मैं जीता तो तुम हमारा ऑर्डर ज्वाइन करोगे। हमारे हीरो को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे ऑर्डर ज्वाइन करना पड़ेगा। बेचारा किम पूरी तरह से बौखला गया था। तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लेकिन दुसेक ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जैसे ये सब उनके लॉर्ड और सेंटिस की मर्जी हो। कितनी आसानी से हर बात को भगवान पर डाल देते हैं ये लोग। तभी जैसे किसी ने बटन दबाया हो, 2 ऑफिशियल सूट बूट में चले आए। उन्होंने ड्यूल के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पढ़नी शुरू कर दी। अगर पैलाडिन जीता तो किम को ऑर्डर ज्वाइन करना होगा, और अगर किम जीता तो ली जोयोल उससे परेशान नहीं करेगा और हर जाना भी देगा। ऑफिसर ने पूछा कि क्या शर्तें मंजूर हैं। दोनों ने एक साथ बिना एक पल सोचे हामी भर दी। लगता है अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आर्केन सियोल में ड्यूलिंग ओथ कोई मजाक नहीं है। इसे तोड़ने पर आपका दिल सचमुच फट जाता है। काफी ड्रामेटिक है ना? कोई भी इतना पागल नहीं है जो इसे तोड़ने की सोचे। ऑफिशियल ने ड्यूल के नियम बताने शुरू किए। सुपर ह्यूमन फेडरेशन के इंटरनेशनल रूल्स, सुपर पावर्स और वेपन्स अलाउड थे। लेकिन एक दिलचस्प ट्विस्ट था। कोई भी कंज्यूमेबल आइटम इस्तेमाल करने से पहले उसे मौके पर ही क्राफ्ट करना होगा, यानी कोई बाहर की चीटिंग नहीं चलेगी। मैं तैयार हूँ। दुसेक तो पूरे कॉन्फिडेंस में था, लेकिन हमारा हीरो भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने अपना बैग आगे किया, जैसे उसके पास कोई सीक्रेट प्लान हो। मैं अपने कंज्यूमेबल्स क्राफ्ट करूंगा। ऑफिशियल ने हामी भरते हुए बताया कि हर आइटम के लिए 10 मिनट की टाइम लिमिट होगी। अब देखते हैं हमारा हीरो अपने पिटारे से क्या निकालता है। तो ये था इसका सीक्रेट वेपन, 3 रंग बिरंगी बोतलें। किम ने बड़ी शान से उन्हें दिखाते हुए बताया कि ये एलिक्सर्स पैलाडिन्स को काउंटर करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब पूरा होमवर्क करके आया है लड़का। ऑफिशियल ने नाम कंफर्म दिए, स्टील बॉडी, फ्लैश और मैजिक ड्रैगन के एलिक्सर्स। किम ने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। पीवीपी के लिए डोपिंग तो जरूरी है। और फिर किसी शराबी की तरह उसने तीनों बोतलें एक साथ अपने गले में उंडेल ली।
बड़ा ही एलिगेंट तरीका है, कहना पड़ेगा। दोनों साइड्स तैयार हैं। अब ड्यूल शुरू करते हैं। इतना कहते ही स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर लाल रंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। माहौल में एक अजीब सी टेंशन घुल गई थी। अब देखते हैं ये डोपिंग काम आती है या नहीं। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, एक अजीब सी शांति छा गई, पर लड़ने की जगह ओह दुसिक ने एक आखिरी बार उसे रिक्रूट करने की कोशिश की। उसने बड़े आराम से अपने ऑनर वाले ऑर्डर में शामिल होने का ऑफर दिया, जैसे ये कोई लड़ाई नहीं बल्कि एक फ्रेंडली नेगोशिएशन हो। भाड़ में जाओ। खैर, लगता है बातचीत का समय खत्म हो गया। लगता है ओह दुसिक को इनकार सुनने की आदत है। उसने बस कंधे उचकाए और एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपना असली इरादा बताया। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें हमारा ऑर्डर ज्वाइन करना होगा। और फिर उसने अपना हथियार जमीन पर दे मारा। एक जोरदार धमाके के साथ गोल्डन एनर्जी की लहरें उठी। इतना जबरदस्त माना, इसका लेवल मुझसे कहीं ज्यादा है। एक ही झटके में किम को समझ आ गया, उसकी सारी तैयारी, वो सारे एलिक्सर्स शायद बेकार थे। अब जान की बाजी लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लगता है ओह दुस्से को कहीं जाने की जल्दी थी। उसने एक जोरदार चीख के साथ पूरी ताकत जमीन पर पटक दी। पूरा स्टेडियम हिल गया और फिर कुछ भी नहीं। जब धूल छटी तो मैदान खाली था, सिर्फ किम अकेला खड़ा था। शायद सोच रहा था कि ये सब क्या मजाक था। वो चला गया। तो किम को लगा कि वो बच गया। कितनी भोली सोच है। उसे एहसास हुआ कि ओह दुसिक भागा नहीं था, उसने बस अपनी रश रेट एक्टिवेट की थी। और पलक झपकते ही गोल्डन लाइट का एक अटैक किम के ठीक सामने। ओह दुसिक वापस आ गया था और इस बार उसका चेहरा किसी पागल की तरह लग रहा था। तुम एक गॉड बनोगे। क्या? एक गॉड? ओह दुसिक की आवाज में एक अजीब सा जुनून था। एक गॉड बनोगे? मतलब क्या था इसका? हमारे हीरो के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि ये कोई धमकी थी या कोई मजाक। क्या? एक गॉड? और इससे पहले कि किम इस पहेली को सुलझा पाता, एक तेज गोल्डन रोशनी हर तरफ फैल गई। इतनी तेज कि कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। लगता है किसी ने शो का फिनाले कुछ ज्यादा ही जल्दी शुरू कर दिया। जब रोशनी कम हुई तो देखने वालों की सांसें अटक गईं। क्या सच में सब एक ही झटके में खत्म हो गया? बेचारे, उन्हें लगा कि शो खत्म। और फिर धूल के बीच से किसी हीरो की तरह किम अपनी नीली शील्ड के साथ खड़ा दिखाई दिया। खरोच तक नहीं आई। कमाल है। भगवान बनना है तुम्हें? ओह दुसिक के चेहरे की वो पागलपन वाली मुस्कान हैरानी में बदल गई। लगता है उसे अपने ग्रैंड फिनाले में इस ट्विस्ट की उम्मीद नहीं थी। तो हमारे हीरो को सब पता था। उसने ओह दुस्से के रश रेट अटैक का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। लेकिन इतनी तैयारी के बाद भी एक ही वार ने उसकी 3 लेयर वाली शील्ड में दरारें डाल दी। वो दुस्से की आंखों में हैरानी थी, पर ऐसी जैसे उसे अब कुछ समझ आ रहा हो। सेंटेंस के बारे में कुछ बड़बड़ा रहा था। कौन सेंटेंस? बकवास बंद कर और समझा। पहले सेवियर और अब गॉड। और फिर ओह दुसिक ने अपना तुरुप का इक्का फेंका। बड़ी गंभीरता से उसने किम को अपने ऑर्डर की आखिरी उम्मीद बताया, यहाँ तक कि आने वाली तबाही से बचाने वाला भी। ओल्ड फादर के ऑर्डर की उम्मीद? अचानक किम के दिमाग की बत्ती जली। उसे याद आया कि जिस भगवान की ये पूजा करते हैं वो तो अभी मरा हुआ है। उसके दिमाग में भविष्य की एक झलक ऑन थी। सेंटिस एक रिचुअल कर रही है और सियोल के बीचों बीच एक भयानक बॉस बैटल शुरू हो गया है। शहर जल रहा है, सब कुछ तबाह हो रहा है। किम की आंखें हैरानी से फैल गईं। सारे टुकड़े अब जुड़ रहे थे। उसे अब समझ आ रहा था कि ये सब किस ओर जा रहा है। सेवियर से तुम्हारा मतलब गॉड्स वेसल तो नहीं? तो ओह दुसिक ने सब कुछ मान लिया। बड़ी शान से उसने इसे एक पवित्र बलिदान का नाम दिया। किम को आखिर समझ आ गया कि ये पागल उसे शुरू से ही बलि चढ़ाना चाहते थे। और फिर ओ दुसिक ने बड़ी बेशर्मी से अपना प्लान बताया कि कैसे किम की आत्मा और शरीर ओल्ड फादर का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई तो वो वैसे भी हारने वाला है, ऐसा उसका मानना था। कितना कॉन्फिडेंस है। हाँ, भाड़ में जाओ। गुस्से में किम ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया।
उसकी तलवार से सुनहरी बिजली चमक रही थी, लेकिन नाइट ने उस जोरदार हमले को ऐसे रोक लिया जैसे वो कुछ था ही नहीं। क्लैंग! बस इतनी सी आवाज आई। शायद हमारा हीरो उतना भी ताकतवर नहीं है। नाइट की आंखों में पहली बार डर दिखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किम में अचानक इतनी ताकत कहां से आ गई। इतनी पावर? किम ने मुस्कुराते हुए अपना राज खोला। उसने अपने सारे ट्रेड्स एक ऑफेंसिव वॉरियर वाले कर लिए थे। अब या तो वो जीतेगा या सीधे ऊपर जाएगा, बीच का कोई रास्ता नहीं। और अब और इसी के साथ उसने अपनी पूरी ताकत एक ही वार में झोंक दी। उसकी तलवार से बार बार उस पर हमला कर रहा था। तो हमारे हीरो ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अब वो अपनी तलवारबाजी के अलग अलग स्किल्स से नाइट को बस परेशान कर रहा था। नाइट को भी इसमें काफी मजा आ रहा था। वो किम के हमलों को ऐसे रोक रहा था जैसे कोई गेम खेल रहा हो। शायद कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है इसमें, लेकिन किम को बस इसी पल का इंतजार था। जैसे ही नाइट ने डिफेंस पर फोकस किया, किम ने अपने दूसरे ट्रेड्स एक्टिवेट कर दिए। तू ओपन है। और वो सीधा नाइट के गार्ड को तोड़ते हुए एक निर्णायक वार करने के लिए आगे बढ़ा। क्या ये सच में काम करेगा? क्वांग! एक जोरदार आवाज के साथ किम की तलवार नाइट की शील्ड से टकराई। नाइट ने बड़ी आसानी से हमले को रोक लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। शायद उसे ये सब एक खेल लग रहा था। ओह, अब मजा आ रहा है ना? लेकिन उसे यकीन था कि उसकी 3 दिन की तैयारी बेकार नहीं गई। ये काम कर रहा है। उसे सीओ वुजिन के साथ अपनी ट्रेनिंग याद आई। उस ट्रेनिंग का असली मकसद सिर्फ इस डुएल के लिए ट्रेड्स हासिल करना नहीं था, कुछ और ही बात थी। उसकी ट्रेनिंग का असली मकसद सिर्फ कुछ नए ट्रेड्स हासिल करना नहीं था, बल्कि उन्हें 1 सेकंड में बदलना सीखना था। वो भी अपने से कई ज्यादा ताकतवर दुश्मनों से लड़कर। मतलब सुसाइड मिशन ही कह लो। और अब वो बिल्कुल यही कर रहा था। जैसे ही नाइट का हमला आया, किम ने तुरंत अपनी शील्ड वाला डिफेंसिव ट्रेड एक्टिवेट कर लिया। लेकिन लगता है नाइट का खेलने का मूड अब खत्म हो गया था। उसका अगला हमला किम को पीछे धकेल देता है। सरप्राइज अटैक के लिए ऑफेंसिव ट्रेड्स। और जैसे ही हथौड़ा टकराने वाला था, वो डिफेंस करने के बजाय सीधा हमले पर उतर आया, अपनी छोटी सी तलवार से उस दैत्य का सामना करने। हिम्मत तो है लड़के में। अब मल्टीपल स्ट्राइक्स। एक ही पल में उसने अपना स्टाइल फिर बदल लिया। अब वो एक तूफान की तरह नाइट पर टूट पड़ा, एक के बाद एक अनगिनत वार करते हुए। क्या ये सच में काम करेगा? नाइट की शील्ड पर एक के बाद एक वार हो रहे थे और उसके चेहरे पर पहली बार हैरानी दिख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। डैम! लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। किम की आंखों में एक जंगली चमक थी। उसका पूरा शरीर लाल ऑरा में लिपटा हुआ था। अब मेरी बारी। तो ये था उसका प्लान। एक लेवल 4 सुपर ह्यूमन से लड़ने के लिए लड़ाई के बीच में ही अपनी ताकतें बदलना और मौका मिलते ही एक बरसेरकर की तरह हमला करना। हिम्मत तो है। उस विशालकाय वॉरियर के चेहरे पर खौफ था। उसे लग रहा था जैसे वो एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग दुश्मनों से अकेला लड़ रहा हो। और फिर एक ही झटके में किम ने एक जोरदार अटैक से नाइट का वेपन हवा में उछाल दिया। वो जमीन पर जा गिरा। गार्ड हैरान और शायद थोड़ा शर्मिंदा भी। इम्पॉसिबल। डूसिक बस ईकता रहा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यकीन करना मुश्किल था कि एक लेवल 1 हंटर ने उसे इस तरह धूल चटा दी। उसका इरादा साफ था। वो किसी के सड़े हुए प्लान के लिए कुर्बानी का बकरा नहीं बनेगा। मैं ये ड्यूल जीतूंगा। ओह, डूसिक ने बड़ी शांति से अपनी हार स्वीकार की। ठीक है, मैं मानता हूँ। उसके चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा फैल गया और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान। मुझे कुर्बानी वगैरह की कोई परवाह नहीं। मैं तुझे मार भी सकता हूँ, तैयार रहना। ओह, डूसिक ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। उसकी गोल्डन एनर्जी शील्ड किम की तरफ एक सुनामी की तरह बढ़ी। किम ने भरोसे के साथ अपना शील्ड एक्टिवेट किया, लेकिन वो शील्ड उस जबरदस्त ताकत के सामने एक पल भी नहीं टिक सकी और कांच की तरह बिखर गई। शिट, पावर बढ़ गई। जमीन पर गिरते हुए किम को शायद पहली बार एहसास हुआ। ऐसा लगता है कि उसका विरोधी अब तक बस उसके साथ खेल रहा था। हमारे ऑर्डर का मजाक उड़ाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? गुस्से में डूसिक ने एक जोरदार किक मारी।
किम दर्द से चिल्लाता हुआ पीछे की ओर उड़ गया और वॉल से टकराया। अपने दुश्मन को जमीन पर गिरा देख डूसिक ने बड़े ही दयालु अंदाज में उसे सरेंडर करने का मौका दिया। नहीं। लेकिन किम, जो अब मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, हार मानने को तैयार नहीं था और उसने एक जिद्दी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे मारे बिना तू जीत नहीं सकता। हमलों की बौछार शुरू हो गई, एक के बाद एक वार। दुशिक एक आखिरी वार को रोकते हुए उसने पलटवार करने का फैसला किया। एक जोरदार धमाके के साथ उसकी गोल्डन किक किम से जा टकराई और हमारा तथाकथित हीरो हवा में दूर जा गिरा। इतनी बड़ी बड़ी बातों का यही अंजाम होना था, है ना? दोनों बुरी तरह से हाफ रहे थे। लड़ाई ने उनकी सारी एनर्जी निचोड़ ली थी। डूसिक ने फैसला किया कि इस बेकार की लड़ाई को यहीं खत्म कर देना चाहिए। वो हमेशा इतना ड्रामेटिक क्यों रहता है? ओ ओल्ड फादर! और बस इतना कहते ही उसके चारों ओर पानी एक बवंडर की तरह इकट्ठा होने लगा, जो एक विशाल हमले का रूप ले रहा था। ये तो डूसिक का अल्टीमेट मूव, डार्कनेस सुनामी। हाँ, वही डार्कनेस की एक विशाल लहर जो सब कुछ निगल जाने को तैयार थी। अपनी आंखों से देखने पर यह सच में एक तबाही जैसा लग रहा था। किम को भी ये बात समझ आ गई थी। अगर इस मूव की चपेट में आया तो उसका हारना 100% पक्का था और इससे बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। उसे लगता था कि इस बैटल को जीतने के लिए उसे इसे पार करना ही होगा। अंधेरे की उस विशाल लहर के सामने हमारा हीरो कांप रहा था। आखिरकार उसने अपना डर कबूल कर ही लिया। मुझे डर लग रहा है, लेकिन उसे उन ट्रेड्स पर भरोसा करना था जिन्हें उसने वॉरियर किम के तौर पर बनाया था। और फिर शुरू हुई उसकी पावर की लिस्टिंग। माउंटेन ब्रेकिंग स्वॉर्ड्समैनशिप, आइनहर्जर कल्टीवेशन टेक्निक, माना हार्ट, रश और आखिर में उसका अल्टीमेट मूव जो कथित तौर पर इस यूनिवर्स में कुछ भी काट सकता है, फ्लैश। चलो देखते हैं इस दावे में कितनी सच्चाई है। और फिर चारों तरफ एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई। तो ये है वो ट्रांसे मूव, फ्लैश। मैं अपने ट्रेड्स पर भरोसा करूंगा। हाँ, और उस टाइम और एफर्ट पर जो तुमने इसमें लगाया है, कितनी फिल्मी बातें करता है ये लड़का। खुद को ही मोटिवेट कर रहा है शायद। उसकी आंखों में देखो, एक अजीब सी जिद है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, और फिर विश, एक जबरदस्त धमाका, जैसे पूरी दुनिया ही सफेद हो गई हो। अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की एक लहर डूसिक की तरफ बढ़ती हुई। मैं खुद पर ट्रस्ट करूंगा। और फिर फ्लैश। इस अचानक हुए लाइट शो से बेचारे नाइट्स और दर्शक पूरी तरह से चौंक गए। ये क्या है? उनकी घबराई हुई शक्लें देखने लायक थीं। लगते ही एक तेज हवा का झोंका और तलवार चलने की आवाज। बस एक ही वार, हमारा हीरो घुटनों पर। इतनी बड़ी बड़ी बातों का ये अंजाम। और वहां खड़ा था डूसिक। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे वो कह रहा हो, बस इतना ही। क्या शानदार डुएल था वॉरियर! एक मिनट, ये क्या हुआ? कहानी तो कुछ और ही चल रही थी। जो अभी अभी शानदार डुएल की बात कर रहा था, वो डूसिक अब खून में लथपथ जमीन पर पड़ा है। और बस डुएल खत्म। रेफरी वॉरियर किम का हाथ ऊपर उठाता है। यकीन होता है तुम्हें? सारे लोग उसकी तरफ भागे चले आ रहे हैं, जैसे कोई हीरो वापस आया हो। मैंने कर दिखाया। वो खुद से बड़बड़ा रहा है, जैसे उसे खुद अपनी जीत पर यकीन ना हो। एक हायर लेवल सुपर ह्यूमन को बिना किसी म्यूटेंट ताकत के हरा दिया। मानना पड़ेगा। टीचर, उसका सबसे बड़ा फैन आ गया। बाकी लोग भी उसे घेर लेते हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तुम बेस्ट हो, ये तो इनह्यूमन था, वगैरह वगैरह। अरे वाह, जश्न तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया। लगता है शांति किसी को पसंद नहीं। एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। जयोल गुस्से में चिल्लाया और जवाब में अपना विशाल हथौड़ा उसकी तरफ घुमा दिया। लेकिन तभी वूजिन बीच में आ गया। एक नीली ऊर्जा का विस्फोट हुआ जो सीधे हथौड़े वाले की तरफ गया। हमला इतना तेज था कि दुश्मन दर्द से कराहता हुआ हवा में पीछे उड़ गया। जेयोल! वूजिन गुस्से से कांप रहा है। उसकी नीली एनर्जी और भी तेज हो गई है। टीचर पर हमला होते देख वो अपना आपा खो बैठा है। उसकी आंखों में बस गुस्सा दिख रहा है।
क्या तुझे सच में मरना है? लेकिन इससे पहले कि वूजिन कुछ और करता, एक सूट वाला आदमी जेओल को रोकने की कोशिश करता है। वो उसे किसी मैजिकल ओथ की याद दिला रहा है। अगर उसने कोई भी हरकत की तो उसका दिल फट जाएगा। दिलचस्प कॉन्ट्रैक्ट है। जेओल दर्द से कराहता है, अपने सीने को पकड़कर, जहां एक लाल रोशनी चमक रही है। लेकिन उसका गुस्सा वूजिन की तरफ नहीं, बल्कि वॉरियर किम की तरफ है। वॉरियर किम, तुम्हारी वजह से हमारा कैप्टन मारा गया। ओह, तो सारा इल्जाम इस पर? जेओल और उसके लोग बदला लेने की कसम खा रहे हैं, किसी ओल्ड फादर का नाम लेकर। और वॉरियर किम, वो बस चुपचाप खड़ा है, जैसे उसे इस ड्रामे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो पूछ रहा है कि क्या वो वाकई ऐसा सोचते हैं? सच में इन लोगों ने देखा भी था कि हुआ क्या था। ये बंद कर। और इसी के साथ वॉरियर किम ने इस मेलोड्रामा पर पर्दा डाल दिया। वो जेओल को घूर रहा है। उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं, सिर्फ एक ठंडा कठोर सच है। ओह दुसिक को मारने वाला और कोई नहीं, तू ही था। किम के अनुसार ओह दुसिक एक महान योद्धा था, जिसे जेओल ने सिर्फ अपनी जलन और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मार दिया। क्या वाकई? वॉरियर किम उसे ओह दुसिक के सम्मान की याद दिलाता है और कहता है कि वो इस लड़ाई का नतीजा स्वीकार करे और अपना वादा पूरा करे। सम्मान, वादा, बड़े भारी शब्द हैं। कैप्टन, उसके लोग उसे सहारा देकर उठाते हैं। यहाँ से निकलने की जल्दी में वॉरियर किम बस उन्हें जाते हुए देखता है। शायद सोच रहा है कि ओल्ड फादर का ऑर्डर भी अब बदला लेने की हिम्मत नहीं करेगा। सीन बदलता है और हम सीनसू वर्कफोर्स की बिल्डिंग के सामने हैं। अंदर एक ऑफिस में डायरेक्टर चोई फोन पर किसी से डील पक्की कर रहा है। वो बड़ी खुशी से बता रहा है कि उसने सुपर ह्यूमन वॉरियर किम को हायर कर लिया है। लगता है किम की जीत की खबर आग की तरह फैल चुकी है। माफ करना, मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। अपने नए चमकते हुए आर्मर में वो काफी खुश लग रहा है। उसके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। डायरेक्टर जोई तारीफों के पुल बांध देता है और फिर एक गिफ्ट बॉक्स आगे बढ़ाता है। भला इतनी बड़ी डील के बाद खाली हाथ कैसे जाने देता? गिफ्ट किम की हैरानी देखने लायक है। बॉक्स खोलते ही उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अंदर एक ट्रैक सूट है। हाँ, ये हुई ना बात। कीमती जादुई आर्मर से ज्यादा खुशी उसे एक ट्रैक सूट ने दे दी। जोई उसे बताता है कि ये हैंडमेड लग्जरी आउटफिट है जिसमें स्पेशल मैजिक है। और फिर शुरू होती है और ज्यादा चापलूसी। तुम मॉडल लग रहे हो। इतनी मस्केबाजी के पीछे जरूर कोई मतलब होगा। डायरेक्टर चोई उससे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता है। क्या है? सारी मस्केबाजी के बाद डायरेक्टर चोई अब असली मुद्दे पर आता है। वो बताता है कि किम के नया होने की वजह से कुछ लोग उनके कॉन्ट्रैक्ट पर शक कर रहे हैं। कितनी कन्विंसिंग वजह है ना। किम को इस बहानेबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस काम चाहिए। जोई एक फाइल आगे बढ़ाते हुए उसे एक परफेक्ट काम ऑफर करता है। ऑफर है सन मैजिक टावर की तरफ से, जो किम की ब्लैक फ्लेम पर रिसर्च करना चाहते हैं। ये नाम सुनते ही किम के कान खड़े हो जाते हैं। उसे याद आता है कि ये आर्केन सियोल के 4 सबसे बड़े मैजिक टावर्स में से एक है और फायर रिलेटेड मैजिक का सबसे बड़ा सोर्स भी। लगता है डील काफी बड़ी है और इस काम के बदले में इनाम टावर की मेंबरशिप। चोई बड़ी उम्मीद से किम के जवाब का इंतजार कर रहा है। ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। वो कैरेक्टर सन मैजिक टावर में है और मुझे पता है उससे क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। खैर, वो पहुंच गया सन मैजिक टावर। बाहर से तो काफी इम्प्रेसिव लग रहा था, अंदर का नजारा और भी अजीब था। एक ऐसी जगह जहां मैजिक और साइंस का संगम हो रहा था। मानना पड़ेगा, देखने लायक था। तभी एक सफेद कोट वाला आदमी उसके पास आया। नाम था पार्क ह्योंग-जू, एक सीनियर रिसर्चर। पार्क ने सीधे सीधे किम के आने की वजह पूछी, मतलब उसके ब्लैक फ्लेम पर रिसर्च करने की बात कंफर्म की। कितनी जल्दी है इन्हें। पार्क ने किम की उम्र पर हैरानी तो जताई, पर उसकी हड़बड़ी साफ दिख रही थी। उसे सीधे फ्यूचरिस्टिक लैब के अंदर ले जाया गया। रिसर्चर ने एक बड़ी मशीन की तरफ इशारा किया, कहा कि ये बेसिक मेजरमेंट्स के लिए है। बेसिक? पता नहीं क्यों मुझे इस शब्द पर यकीन नहीं हो रहा। ये मशीन कुछ जानी पहचानी लग रही है। किम बिना कोई सवाल किए उस बोर्ड में चला गया। दरवाजा बंद हुआ और अंदर एक नीली रोशनी चमक उठी। हमारा हीरो अब एक लैब रैट बन चुका था।
अल्ट्रा प्रिसिजन मेजरमेंट शुरू। अल्ट्रा प्रिसिजन, इन शब्दों को सुनते ही किम को एहसास हुआ ये बेसिक मेजरमेंट वाली मशीन असल में उसके सारे सीक्रेट्स दुनिया के सामने लाने वाली थी। बेचारे को कितनी देर से समझ आया। पैनिक में वो कांच के चैम्बर पर जोर जोर से हाथ मारने लगा। उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इस मशीन को अभी बंद करो, ये सब प्लान में नहीं था। लेकिन बाहर खड़े पार्क ह्युंगजू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने शांति से कहा कि ये एक जरूरी प्रोसेस है और कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा था। बाहर में जा। गुस्से में उसका एक और मुक्का बेअसर होकर कांच से टकराया। लगता है हमारा हीरो पूरी तरह फंस चुका है। और फिर क्रैश! हमारा हीरो कांच का चैम्बर तोड़कर बाहर आ गया। लगता है बेसिक मेजरमेंट्स का सेशन जल्दी खत्म हो गया। वो गुस्से में पार्क ह्युंगजू से भिड़ गया, चिल्लाते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ रिसर्च में मदद करने की बात हुई थी, ये सब करने की नहीं। लेकिन इससे पहले कि ड्रामा और बढ़ता, एक बूढ़े आदमी ने आकर पार्क के मुंह पर जोरदार घूंसा मारा। पार्क ह्योंग-जू, बेवकूफ, तुम फिर से शुरू हो गए। जी जी। लगता है चीफ रिसर्चर यू म्यूंग-सोक आ गए हैं और वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि कोई उनके प्रोजेक्ट को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। पार्क ह्युंग-जू ने सफाई देने की नाकाम कोशिश की। कहता रहा कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ बिल्कुल, लेकिन चीफ यू म्यूंग-सोक का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने पार्क पर वॉरियर किम के ब्लैक फ्लेम ट्रेड की जानकारी बेचने का इल्जाम लगाया और सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग होने का दावा भी किया। रंगे हाथों पकड़े जाने पर पार्क का चेहरा उतर गया। उसने बस इतना कहा कि वो पल भर के लिए लालच में अंधा हो गया था। क्या बहाना है। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें इस टीम से निकाल दिया गया है। यहाँ हो क्या रहा है? इस अजीबो गरीब ड्रामे के बीच चीफ ने हमारे हीरो से माफी मांगी और खुद को इंट्रोड्यूस किया। बातचीत से पता चला कि बेचारे पार्क को जुए की लत है और अगर उसके टीचर ने उसे बचाया ना होता तो वो बहुत पहले ही निकाला जा चुका होता। हमारे हीरो ने चीफ को याद दिलाया कि उनकी रिक्वेस्ट के चक्कर में उसकी सारी पर्सनल जानकारी लीक होते होते बची। बेचारा कितना कुछ सहना पड़ता है। माफी के तौर पर मैं तुम्हारी मेंबरशिप अपग्रेड कर दूंगा। जब लड़के ने पूछा कि इस अपग्रेड से क्या मिलेगा तो चीफ ने उसे मैजिक टावर की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग फैसिलिटीज इस्तेमाल करने का लालच दिया। ये सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। आखिर वो फैसिलिटीज तो सिर्फ मेजेस के लिए थी। सौदा इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। डील पक्की हो गई। चीफ अपनी रिसर्च की तैयारी करने चले गए और हमारा हीरो मैजिक टावर घूमने निकल पड़ा। हाँ, घूमने ही। वो सीधा एक खाली ट्रेनिंग हॉल की तरफ गया। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, जैसे उसे आर्क इन सियोल में मिले धोखे का बदला लेने का एक नया मौका मिल गया हो। और फिर एक बेजान आवाज ने इलेक्ट्रिक मैजिक ट्रेनिंग शुरू होने का ऐलान किया। ट्रेनिंग? मुझे तो ये टॉर्चर जैसा ज्यादा लग रहा था। पलक झपकते ही हवा में गोल्डन ओब्स तैरने लगे और उनमें से बिजली की एक जोरदार लहर सीधे हमारे हीरो से जा टकराई। दर्द इतना ज्यादा था कि हड्डियां तक कांप उठी, लेकिन हार मानना तो उसके खून में ही नहीं था। वो अपने ट्रेड्स के सहारे इसे झेलने के लिए तैयार था। परसिवरेंस, रेजोल्यूट और रिवाइवल, क्या ये ट्रेड्स इस टॉर्चर से बचाने के लिए काफी होंगे? कौन जाने। और फिर जैसे जादू हो गया हो, एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ट्रेड हासिल हुआ। उसकी जली हुई मुस्कान बता रही थी कि उसने 6 एट्रीब्यूट्स का आखिरी रेजिस्टेंस ट्रेड पा लिया है। वो बहुत खुश लग रहा था। ठीक है, अब इसे बंद कर दो, मैं जिंदा फ्राई हो जाऊंगा। लेकिन उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी, बल्कि ट्रेनिंग रूम की लाइटें लाल हो गईं। एक मैकेनिकल आवाज ने ऐलान किया कि सिस्टम को मैनुअल पर स्विच कर दिया गया है। और मानो इतना काफी नहीं था, एक और वार्निंग आई। इलेक्ट्रिक मैजिक की इंटेंसिटी को फिर से एडजस्ट किया गया था। बेचारे के लिए बुरा लग रहा है और थोड़ा मजा भी आ रहा है। वार्निंग लाइट जल रही थी, पर हमारा हीरो अब भी चिल्ला रहा था। शायद उसे लगा कि कोई उसकी सुन लेगा। तभी उसकी नजर बाहर खड़े एक शख्स पर पड़ी। पार्क ह्युंग-जू अपनी शैतानी मुस्कान के साथ। लगता है किसी ने गलत आदमी से पंगा ले लिया था। पार्क ह्युंग-जू ने बिना सोचे समझे कंट्रोल पैनल का लीवर आगे धकेल दिया। मैक्सिमम आउटपुट। और फिर
जैसे ही लिवर अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंचा, चारों तरफ से सुनहरी बिजली की बौछार ने उसे घेर लिया। हमारा हीरो दर्द में चिल्ला रहा था, पर शायद उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। बाहर खड़े पार्क ह्योंगजू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। मर जा।